पार्ट सेकेंड, EAFM, पेपर सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले वित्तीय प्रबंध को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि वित्त क्या होता है। तो वित्त उद्योग का जीवन रक्त होता है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन इंडस्ट्री, जिसके बिना ना तो कोई व्यवसाय को प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है और ना ही उसका विकास किया जा सकता है। कोई भी व्यवसाय जो क्रियाएं करता है उसकी प्रत्येक क्रिया के लिए वित्त की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए विभिन्न वित्त विशेषज्ञों ने वित्त की तुलना मानव शरीर में होने वाले रक्त संचार से की है। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त संचार हमें बल देता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन यदि मानव शरीर से इस रक्त संचार को बंद कर दिया जाए तो मानव शरीर क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार किसी व्यवसाय या उद्योग से वित्त को हम निकाल देते हैं तो उसका आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा। तो वित्त व्यवसाय की न केवल आवश्यकताओं को ही पूरा करता है बल्कि उनमें योग्यता और कुशलता को बढ़ाने का भी कार्य करता है। व्यवसायिक संगठन जो होता है वो जितना छोटा होता है उसकी समस्याएं भी उतनी ही कम होती हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? सीमित होती हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यावसायिक संस्था का आकार बढ़ता जाता है तो उसकी जो जटिलताएं हैं वो क्या हो जाती हैं? अधिक हो जाती हैं, समस्याएं अधिक हो जाती हैं। तो उन्हें अधिक वित्तीय समस्याएं और अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। वित्त जो होता है वो व्यवसाय का क्या होता है? हाँ, वित्त के बारे में पहले हम ये देख लें कि उसकी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने दी है। उनका कहना है कि वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। वित्त क्या है? एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके चारों ओर समस्त अर्थतंत्र की क्रियाएं जो हैं वो चक्कर लगाती रहती हैं। यानी कि वित्त को उस में से हटा दिया जाए तो अर्थतंत्र जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो बंद हो जाएगा। यानी कि अर्थतंत्र में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो वित्त के बगैर ना तो कोई व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विकास कुशलतापूर्वक संभव होता है और ना ही उसका संचालन संभव होता है। तो व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्तता व वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंधन पर निर्भर करती है। वित्त के परिभाषा के बाद में हम देखेंगे वित्त के प्रकार। वित्त के जो प्रकार हैं वो 4 बताए गए हैं: सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त, संस्थागत वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्त। सार्वजनिक वित्त, इसमें विभिन्न सार्वजनिक सत्ताओं के आय व व्ययों को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक सत्ताओं से मतलब है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। ये सत्ताएं जो होती हैं वो विभिन्न साधनों से जनता से आय प्राप्त करती हैं और एकत्रित आय को जन कल्याण में
लगाती हैं। विभिन्न सत्ताएं किस प्रकार आय एकत्रित करती हैं और किस प्रकार जनहित में उसे लगाती हैं और किस प्रकार आय के स्रोत कम होने पर ऋण लेती हैं, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड है निजी वित्त। निजी वित्त जो है वो है विभिन्न व्यक्ति और निजी संस्थाएं किस प्रकार आय को प्राप्त करती हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो किस प्रकार उसे व्यय करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिक वित्त, व्यावसायिक वित्त और गैर लाभप्रद संस्थाओं का वित्त। तो पहला है व्यक्तिक वित्त। एक व्यक्ति किस प्रकार आय प्राप्त करता है, किस प्रकार अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं पर उस आय को व्यय करता है और किस प्रकार भावी योजना बनाकर बचत करता है और विभिन्न विकल्पों में विनियोजित करता है। ये सब व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आता है। निजी वित्त का सेकंड पॉइंट है व्यावसायिक वित्त। व्यावसायिक संस्थाएं वित्तीय व्यवस्था के लिए व्यावसायिक वित्त का निर्माण करती हैं। सामाजिक संतुष्टि अधिक करते हुए ये संस्थाएं जो होती हैं वो लाभ प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाती हैं और व्यावसायिक संपदा को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में गैर लाभप्रद संस्थाओं का वित्त। तीसरा जो निजी वित्त का पॉइंट है वो है गैर लाभप्रद संस्थाओं का वित्त। गैर व्यावसायिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे शैक्षिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, मूर्त संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना। ये संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रकार का वित्त आपके बताया गया है संस्थागत वित्त। देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं की विशेष भूमिका होती है। जैसे आपके बैंक, बीमा और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। ये संस्थाएं जनता से छोटी छोटी बचतें जमाओं और प्रीमियम के रूप में एकत्रित करती हैं और इससे पूंजी निर्माण होता है। फिर देश में औद्योगिक विकास में ये जो पूंजी निर्माण होता है उस पूंजी को ये औद्योगिक विकास में लगाती हैं। तो इस प्रकार से संस्थागत वित्त जो है अपना कार्य करता है। लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है। व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का दूसरे देशों से आयात निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। अनेक बार सरकार इन लेन देनों पर प्रतिबंध लगा देती है, जिससे आयात निर्यात में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त में ऐसी समस्याओं और समाधानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद में हमने वित्त के बारे में देखा, वित्त के प्रकार पढ़े। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध का अर्थ जानेंगे और वित्तीय प्रबंध की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे हम। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र बताया जाता है। यह संपूर्ण प्रबंध का एक भाग होता है। इसमें पूंजी, रोकड़ प्रवाह, साख, मूल्य और लाभ नीतियां, निष्पत्ति नियोजन एवं मूल्यांकन और बजटरी नियंत्रण नीतियां और प्रणालियां शामिल की जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बजटरी नियंत्रण और प्रणालियां प्रमुख रूप से वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में आती हैं। तो वित्तीय कार्यों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण करने संबंधी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। इसकी हार्वर्ड और उपटन ने परिभाषा दी है कि वित्तीय प्रबंध नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्तीय कार्यों पर लागू करता है।
वित्तीय प्रबंध क्या है? नियोजन और नियंत्रण कार्यों को वित्तीय कार्यों पर लागू करने की एक तकनीक है। तो इस परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं और वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र एवं, या इसको हम कैसे कह सकते हैं, वित्तीय प्रबंध के कार्य या वित्त के कार्य, किसी भी नाम से इसको हम जान सकते हैं। वित्त एक व्यावसायिक उपक्रम जो होता है उसमें वित्तीय प्रबंध को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है और कुछ महत्वपूर्ण कार्य उसके लिए करने होते हैं जिन्हें वित्त के कार्यों के रूप में जाना जाता है। वित्तीय प्रबंध के कार्य और उनके नामों के बारे में वित्तीय विशेषज्ञ एकमत नहीं रहे। वित्तीय विशेषज्ञ वित्तीय प्रबंध के विभिन्न कार्य बताते हैं तथा एक ही कार्य को विभिन्न विशेषज्ञ विभिन्न नामों से भी पुकारते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने तो वित्तीय प्रबंध के कार्यों को आवर्ती वित्त कार्य कहा और कुछ ने अनावर्ती वित्त कार्य में बांट दिया उसको। कुछ विद्वानों ने वित्तीय कार्यों को, प्रबंध के कार्यों को प्रशासकीय वित्त कार्य और नैतिक और दैनिक वित्त कार्य में बांटा। तो यहाँ इनमें मतभेद चलता रहा, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटते हैं, प्रशासकीय या प्राथमिक वित्त कार्य, नैतिक या दैनिक कार्य। तो पहला है आपका प्राथमिक या प्रशासकीय वित्त कार्य। जो प्राथमिक या प्रशासकीय वित्त कार्य हैं उनमें हम कह सकते हैं कि ये वो कार्य हैं जो फर्म के कुशल संचालन और फर्म के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर पूरे किए जाते हैं। कोषों का नियोजन और संग्रहण, कोषों या आय का आवंटन, कोषों का नियंत्रण और वित्त कार्य का संस्था के अन्य कार्यों से समन्वय प्राथमिक या प्रशासकीय वित्त कार्य माने जाते हैं। तो पहला है इसमें कोषों का नियोजन। एक जो वित्तीय प्रबंधक होता है वो सबसे पहले जो कार्य करता है वो किसका करता है? नियोजन करने का। व्यवसाय के लिए चाहे वह नया हो या पुराना हो, एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। वित्तीय योजना से मतलब है ऐसी योजना जिसके द्वारा व्यवसाय के वित्तीय कार्यों का अग्रिम निर्धारण किया जाता हो। फर्म की वित्तीय योजना का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे फर्म के कोषों का समुचित उपयोग हो सके और उनकी बर्बादी जरा सी भी ना हो। वित्तीय योजना के निर्माण के लिए फर्म के दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न वित्तीय नीतियों और व्यवहारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वित्तीय नियोजन करने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे पूंजी की मात्रा और अवधि को निर्धारित करने की नीति, पूंजीकरण को निर्धारित करने की नीति, कोष प्राप्त करने के लिए हमारे पास में कई स्रोत होते हैं, उनमें से किन स्रोतों को चुनना है उसके लिए नीति, स्थायी और चालू संपत्तियों के विनियोजन से संबंधित नीतियां और आय के निर्धारण और वितरण से संबंधित नीति। सेकंड है कोषों का संग्रहण। जब वित्तीय प्रबंधक वित्तीय नियोजन कर लेता है, उसका निर्माण कर लेता है, तो उसके बाद में उसमें निर्धारित साधनों से कोषों का संग्रहण करना भी
आवश्यक होता है। व्यवसाय की स्थापना के बाद, या ये कह लीजिए व्यवसाय की स्थापना के समय दीर्घकालीन कोषों की प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है और इसके लिए अभिगोपकों की सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय प्रबंधक यह निर्णय उपक्रम की लाभदायकता, वर्तमान वित्तीय स्थिति, पूंजी और मुद्रा बाजार की स्थिति, वित्तीय संस्थाओं की सहायता करने की नीति, इनको ध्यान में रखकर वो करता है। वित्तीय प्रबंधक के सामने कई स्रोत होते हैं। उनमें से पूंजी प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिणामों पर विचार करके वो जो दी हुई परिस्थितियां होती हैं उनमें से श्रेष्ठ साधन का चुनाव वो करना चाहता है और उसको करना चाहिए, और उस साधन से अनुकूलतम शर्तों पर वित्त प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है कोषों का आवंटन। वित्तीय प्रबंधक का जब वो नियोजन कर लेता है, संग्रहण कर लेता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट उसका काम आता है साधनों का, संपत्तियों, जो साधन होते हैं उनका आवंटन करना। साधनों के आवंटनों में प्रतियोगी प्रयोगों, लाभदायकता, अनिवार्यता, संपत्तियों के प्रबंध और फर्म के समग्र प्रबंध को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वित्तीय प्रबंधक ही उत्पादक प्रबंधक को पूंजी परियोजनाओं के विश्लेषण और फर्म के पास उपलब्ध पूंजी की जानकारी भी देता है। वित्तीय प्रबंधक रोकड़, प्राप्यों और सामग्री के कुशल प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होता है। वित्तीय प्रबंधक को चालू संपत्तियों में कोषों का विनियोजन करते समय लाभदायकता और तरलता में उचित समायोजन करना होता है। नेक्स्ट है आय का आवंटन। वित्तीय प्रबंधक के द्वारा ही फर्म की वार्षिक आय विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करनी होती है। यानी कि जो वार्षिक आय वो प्राप्त करता है उसको विभिन्न प्रयोगों में बांटने का काम भी वित्तीय प्रबंधक का ही होता है। फर्म को किस प्रकार से अपनी आय को विस्तार कार्यों के लिए रोकना है या इसे देय ऋणों के भुगतान के लिए प्रयुक्त करना है या इसे मालिकों को लाभांश के रूप में बांटना है, इसका निर्णय भी वित्तीय प्रबंधक ही लेता है। नेक्स्ट है कोषों का नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधक द्वारा ही इन सब कार्यों के साथ साथ कोषों पर नियंत्रण करने का कार्य भी किया जाता है। इस कार्य के लिए क्या करता है? वह वित्तीय निष्पादन प्रमाप निर्धारित करता है और उनके संदर्भ में वास्तविक निष्पादन की जांच करके जो विचलन होते हैं उनको ज्ञात करता है। यदि ज्ञात विचलन जो होता है वो सह सीमा के बाहर होता है तो वहाँ शीघ्र वो सुधारात्मक कार्यवाही करता है। तो कोषों का नियंत्रण कार्य कोषों की कमी के समय अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट है फर्म के अन्य विभागों से समन्वय। किसी भी उपक्रम की सफलता उपक्रम के विभिन्न विभागों के कार्यों में पाए जाने वाले समन्वय पर निर्भर करती है। वित्त कार्य जो होता है वो व्यवसाय के प्रत्येक कार्य को प्रभावित करता है। वित्त विभाग और अन्य विभागों में अच्छा समन्वय होना चाहिए और ये वित्तीय प्रबंधक का दायित्व है कि वह फर्म में लिए गए विभिन्न प्रकार के निर्णयों में इस प्रकार समन्वय स्थापित करे जिससे उसमें एक रूपता बनी रहे और वित्तीय उद्देश्य की पूर्ति हो सके। वित्तीय साधनों की बाधाएं कार्यों को विपरीत रूप से कम प्रभावित कर सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है यदा कदा किए जाने वाले कार्य।
ये वो कार्य होते हैं जो एक वित्तीय प्रबंधक को कभी कभी संपन्न करने होते हैं। कंपनी के प्रवर्तन के समय वित्तीय योजना का निर्माण, मर्ज के समय संपत्तियों का मूल्यांकन, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मिलाते हैं उसको मर्ज कहते हैं, तो मर्ज के समय संपत्तियों का मूल्यांकन, तरलता के अभाव के समय पुनर्समायोजन का कार्य, अनावर्ती वित्त कार्यों के कुछ उदाहरण हैं ये। इन विशिष्ट घटनाओं के घटने के समय उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं के समाधान के कार्य वित्तीय प्रबंधक को ही करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य जो हैं इनके प्राथमिक कार्य हैं, प्रशासकीय कार्य हैं। नेक्स्ट सेकंड कार्य जो है इसका है नैतिक कार्य या दैनिक कार्य। नैतिक कार्य, दैनिक कार्य वो कार्य जो दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि ऐसे कार्य जो प्रतिदिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों जैसे लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक आदि के द्वारा किए जाते हैं। इनमें कौन कौन से कार्य शामिल हो सकते हैं? जैसे रोकड़ प्राप्ति और उसके वितरण का पर्यवेक्षण, रोकड़ शेषों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखना, प्रत्येक व्यवहार का लेखा करके लेखों को सुरक्षित रखना, उधार के व्यवहारों का प्रबंध करना, पेंशन और कल्याण योजनाओं का प्रशासन करना, प्रतिभूतियों और महत्वपूर्ण प्रलेखों की सुरक्षा करना, शीर्ष प्रबंध को सूचना भिजवाना, और लास्ट काम है इनका राजकीय नियमों का पालन करना। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधक के क्षेत्र में ये सारे कार्य आते हैं।